हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, अपन ने एक नई यूनिट स्टार्ट की है। आपको पता ही, एक क्लास अपनी हो चुकी है, उसमें दूरिक समष्टि। दूरिक समष्टि की परिभाषा है, इम्पोर्टेंट परिभाषा है, और आपको 2 क्वेश्चन भी उसके साथ करवा दिए थे। इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चन थे, आसान वो क्वेश्चन थे। ओके, अब इसमें जो दूरिक समष्टि की परिभाषा है, वो इम्पोर्टेंट परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। उसके बगैर एग्जाम्पल और जो आपके थ्योरम है वो नहीं हो पाएगा। ओके, तो आप उसको ठीक से देख लीजिएगा। 2 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है वो भी। आज क्वेश्चन करते हैं, वो भी उसी के ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ओके, देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक नए क्वेश्चन के साथ। उसी पे जैसा है, जो मान दिया गया fx_y का, वो कुछ अलग तरीके से दिया गया। देखिए कैसे। एक प्रतिचित्रण डी आर क्रॉस आर से आर पर निम्न प्रकार परिभाषित है। ठीक है, dxy का मान दिया गया है। ये जो प्रतिचित्रण है, इसका मान है 0, इसका मान है 1। ठीक है, 0 कब है? जब x इज इक्वल टू y है, और जो 1 है वो कब है? x नॉट इक्वल टू y है, और x y बिलोंग्स टू r। प्रूफ क्या करवा रहा है? तब सिर्फ कीजिए आर डी एक दूरिक समष्टि है। वही 4 कंडीशन जो आपको पता है वो आपको प्रूव करना है। बस जो मान दिया गया वो कुछ अलग तरीके से। यहाँ पे 2 मान दिए गए हैं, और जो दोनों मान है वो अलग अलग कंडीशन पे है। x और y बराबर है, तो dxy का मान है 0। ठीक है, कि भाई 2 बिंदुओं की जो बीच की दूरी है वो क्या है? 0 है, तो सही है। और जब ये बराबर नहीं है तो इसका मान कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, कि इनके बीच की दूरी वो 1 है। ओके, तो देखिए शुरू करते हैं अपन। अपने केवल उन 4 कंडीशन से मतलब है, देखिए उनको दिखा देते हैं। तो ये आपको दिया गया है समीकरण 1, और जो आपका प्रतिचित्रण है डी से आप प्रतिचित्रण एफ लेते हो, जिसको फलन बोलते हो, वो आर क्रॉस आर से आर पर डिफाइन है। मतलब यहाँ पे जो अवयव है वो आर क्रॉस आर का अवयव है, और जो यहाँ पे भी अवयव आ रहा है वो आर का यहाँ है। तो सिंपल सी बात है, आर से आर में यदि कोई अवयव लेते हो, मतलब आर क्रॉस आर, यहाँ पे आर का अवयव, आर का अवयव, आर क्रॉस आर में आर का तो अवयव होगा। ठीक है, तो ये सिंपल चीज है। और ये जो प्रतिचित्रण है उस पे ये कोई फलन का मान दिया गया, इस प्रतिचित्रण का मान दिया गया। वैसे अपन उन 4 कंडीशन को बारी बारी से प्रूव करते हैं। पहली कंडीशन M1 ऋणात्मकता क्या होना चाहिए? dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। dxy का मान या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, माइनस में नहीं होना चाहिए। देखिए ये 2 मान दिए गए समीकरण 1 से। dxy का मान है 0, dxy का मान है 1। इनकी कंडीशन थी x इज इक्वल टू y, x नॉट इक्वल टू y। यहाँ पे केवल 2 कंडीशन है, और दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही स्थितियों में क्या है कि dxy का मान या तो 0 है या 1 है। तो इसको मिला के क्या लिख सकते हो? dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 के बराबर, 0 से बड़ा।
ए का वो 0 से बड़ा ही तो है, ठीक है। बस इतना सा करना आपको, ए का मान 0 है, एक 1 है, और दोनों स्थितियों को आप यदि एक रूप में लिखो तो क्या लिखोगे, dxy ग्रेटर देन 0, या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है। ओके, लिखो आप इसको, यहाँ तक शुरू करो। दोनों स्थितियों में एक आपको संबंध प्राप्त हो जाएगा, क्या, dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। आप देख सकते हो एक में मान वो 0 के बराबर है, एक में 1 है और 1 है, मतलब वो 0 से बड़ा। यहाँ पे कोई भी मान माइनस में नहीं, बस इतना करना है, सिंपल सिंपल ये कंडीशन है। दूसरा देखिए, दूसरा n2 संपत्ति dxy इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली x इज इक्वल टू y। तो देखिए ये आपको दिया गया है कि dxy इज इक्वल टू क्या है, 0 है जब x इज इक्वल टू y। जो दूसरी कंडीशन है वो तो आप ये समझिए कि आपको दिया गया है, आप देख लीजिए उसमें मान है वो 0 कब है, जब x इज इक्वल टू y है। और यही अपना दूसरा प्रतिबंध अगर आप ठीक है सोचोगे, dxy इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली जब x बराबर y हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जब x बराबर y हो तो dxy इज इक्वल टू 0। दोनों ही कंडीशन में बात वही है, dxy इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली x इज इक्वल टू y। क्योंकि अगर इसके अलावा कंडीशन लेते हो, x नॉट इक्वल टू y लेते हो, तो वो क्या आएगा, dxy इज इक्वल टू 1। तो केवल यही कंडीशन है। क्योंकि यदि x नॉट इक्वल टू y है तो dxy का मान 1 है, और नॉट इक्वल टू 0 तो केवल एक ही कंडीशन है। अब dxy इज इक्वल टू 0 बोल दो जब x बराबर y हो, या जब x बराबर y हो तो dxy बराबर 0। बात है वो एक ही है। कहने का मतलब है कि जो दिया गया है वो आपकी दूसरी प्रॉपर्टी ही। ओके, तीसरा देखिए, n3 सम्मिलित क्या होना चाहिए, dxy इज इक्वल टू dyx। तो दोनों कंडीशन की बात कर लेते हैं क्योंकि दोनों मान अपने को दिए गए हैं।
dxy इज इक्वल टू 0 जब x इज इक्वल टू y। ठीक है, अब यहाँ से देखो आपको क्या दिखाना है, dxy इज इक्वल टू dyx। ठीक है, इतना तो करना है और दोनों कंडीशन के लिए दिखाना है, वो मान से 0 चाहे 1। तो क्या यहाँ से अवयव चेंज करेंगे तो इसमें फर्क पड़ेगा? देखो जब dxy का मान 0 है और इसमें आप रिप्लेस करते हो x को y से, y को x से, तो यहाँ तो x के रूप में मान ही नहीं है, यहाँ तो जो आपका y है उसके रूप में मान है ही नहीं। अगर होता तो इसको चेंज कर देते, x को y से, y को x से। इससे पहले वाला अपन जो अंडर रूट के रूप में क्वेश्चन दिया गया था उसमें सेम ऐसे ही किया था। अगर आपको ठीक से आपने उसको ठीक से पढ़ा है, x1 y1 x2 y2 उसको चेंज किया अपन ने। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो dxy का मान है वो जो 0 है, तो dyx उसका मान भी क्या होगा? 0 होगा। और x इज इक्वल टू y लिख दो, चाहे y इज इक्वल टू x लिख दो। बात समझ में आ गई? सिंपल सी चीज है, dxy का मान 0 है, dyx का भी मान क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि dxy का मान 0 है, x और y के पदों में नहीं है। अगर होता तो उसमें भी रिप्लेस कर देते, x की जगह y को, y की जगह x को। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन कर चुके हैं, आप उसको ठीक से देख लेना। ओके, ये रहा मान 0 के लिए। इसी प्रकार हो जाएगा 1 के लिए। dxy is equal to 1 जब x not equal to y। dxy का मान 1 है, वही सेम बात, यहाँ पे मान था 0, यहाँ पे 1 है। 2 हो 3 हो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो तब पड़ेगा जब मान है वो x और y के पदों में हो, वो ऐसा है नहीं। तो कांस्टेंट पदों में चाहे कुछ भी हो, अपने को फर्क नहीं पड़ता है। dxy का मान 1 तो dyx का भी मान 1। ओके, x नॉट इक्वल टू y, y नॉट इक्वल टू x, बात तो एक ही। ये समीकरण और ये समीकरण से क्या बोलोगे? RHS सेम, LHS भी सेम। dxy इज इक्वल टू yx, ये भी यहाँ पे dxy इज इक्वल टू dyx, ये अपने को प्रूव करना था। मतलब दो मान दिए गए हैं और दोनों ही मानों से दोनों स्थितियों में प्रूफ होता है dxy इज इक्वल टू dyx। ओके, सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी है, देखो आराम से समझ में आ गई होंगी आपके। लिख लो इसको, फिर आगे करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तीन कंडीशन हो गई। लास्ट कंडीशन इंपॉर्टेंट कंडीशन, एम फॉर त्रिभुज असमिका। त्रिभुज असमिका है वो आप इसी प्रकार से ले सकते हो, बस ध्यान रहे जैसे dxy ले रहे हो तो आगे dxy नहीं आना चाहिए। जैसे dxz ले रहे हो तो आगे जो तो आपकी भुजाओं का योग है उनमें dxz नहीं आना चाहिए। dxy तो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? dxz प्लस dzy। आप उनका क्रम चेंज कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। ठीक
ठीक है, लेकिन वो रिपीट नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार यदि डी एक्स जेड है तो लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। अब जो आपका डी एक्स जेड है उसका आप डी एन एच जेड एक्स भी लिख सकते हो, डी वाई जेड है उसको आप डी एन एच जेड वाई भी लिख सकते हो, एक्स वाई को वाई एक्स भी लिख सकते हो। ओके, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हर जो यहाँ पे क्वेश्चन में जो आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी जो अपन ने लास्ट में क्वेश्चन किया था जिसमें मिनकॉस की एसएमई का यूज हुई थी, वो भी अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम के लिए। ओके, देखिए अब यहाँ पे 3 अवयव लेने, सबसे पहली बात तो अब 3 अवयव लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आपको मान दिया गया डी एक्स वाई का उसमें चेंज होगा, क्योंकि वो केवल 2 अवयव के लिए था, x इज इक्वल टू वाई, एक्स नॉट इक्वल टू वाई। तो इसका मतलब कंडीशन और भी बढ़ेगी, क्योंकि अब 3 अवयव आ गए, 3 के लिए कंडीशन, ठीक है, मान तो वही रहेंगे लेकिन जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएंगे। पहले केवल था x इज इक्वल टू वाई, एक्स नॉट इक्वल टू वाई, तो 2 अवयव के लिए तो ये 2 ही कंडीशन संभव है, लेकिन अब तीसरा हो जाएगा तो कौन कौन सी स्थितियां संभव है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो स्थितियां आपको लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। देखिए कैसे, तीन अवयव दे दिए, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अगर 2 की बात करें तो अपने पास ये 2 कंडीशन थी, एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स नॉट इक्वल टू वाई। अब देखो यहाँ से कौन कौन सी स्थितियां संभव है। अगर पहले तो बात करेंगे तीनों बराबर हो जाए, ठीक है, फिर बात करें कि भाई तीनों ही बराबर नहीं है, ठीक है, या अब देखो ऐसा हो सकता है कि कोई 2 भुजा समान हो और वो तीसरी के बराबर नहीं हो। कैसे, देखो x इज इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड। इसका क्या मतलब है कि x और जो y है वो बराबर है, लेकिन जो y है वो नॉट इक्वल टू जेड है, y का मान x के बराबर है, x भी नॉट इक्वल टू जेड। तो कोई 2 भुजा तो समान है लेकिन वो तीसरी भुजा से ऐसा करते हैं। ओके, और लिखो तो जैसे अब हो जाएगा x नॉट इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। अब की बार कौन सी समान हो जाएगी, अब की बार समान हो जाएगी y इज इक्वल टू जेड, इसमें कौन सी थी x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब x क्या है, नॉट इक्वल टू वाई, x नॉट इक्वल टू जेड, ठीक है। एक तो सेम है लेकिन एक कंडीशन है वो अलग हो जाएगी इस तरीके से। तो ये 4 कंडीशन तो यहाँ से हो सकती है, कम से कम मिनिमम संभव आप और भी इनमें लिख सकते हो अगर हो सके, ठीक है। और अगर मान लें तो यहाँ पे x इज इक्वल टू जेड, x इज इक्वल टू जेड नॉट इक्वल टू वाई, x और जेड बराबर है और जेड नॉट इक्वल टू वाई, तो x नॉट इक्वल टू वाई, एक कंडीशन ये भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी कंडीशन संभव है उनको आप लिखोगे और उनके अकॉर्डिंग जो कंडीशन है त्रिभुज असमीका की वो प्रूफ होनी चाहिए। यानी आप किसी भी एक भुजा की लंबाई ले लो, वो जो आपकी शेष 2 भुजाएं रहेगी उनकी लंबाई का जो योग है उससे या तो कम होगी या बराबर होगी, उससे अधिक नहीं होगी, ठीक है। ये प्रोसेस होना चाहिए प्रत्येक कंडीशन में, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, इसमें अलग अलग कंडीशन जरूर हो जाएंगे लेकिन आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखिए अभी कर देते हैं इसको, ये समझ में आ गए होंगे आपके, ठीक है। आपको देखना यही है बराबर और जब बराबर नहीं है, इक्वल टू नॉट इक्वल टू, जितनी प्रकार से ये संभव हो सके, क्योंकि 2 के लिए दिया गया था, 3 के लिए अपने को इसको करना होगा। For x, y, z belongs to R.
दिए हैं, इन पे अपन इनका विचार करते हैं। अब जो मैंने लिखा है देखो, उनमें भी आप समझ सकते हो कॉमन, देखो ये अलग है तीनों बराबर है, ये अलग है तीनों ही बराबर है। लेकिन अगर इन तीनों की बात करें तो इनमें एक चीज कॉमन है, क्या कि इनमें कोई दो अवयव समान है, चाहे एक्स और यहाँ पे वाई समान है, यहाँ पे देखो ये दो अवयव समान है वाई और जेड, यहाँ पे एक्स और जेड समान है। तो जो लास्ट की तीन कंडीशन अपनी है सी डी ई, उनमें क्या है कि कोई दो अवयव समान है, ठीक है। तो चाहे तो आप एक के लिए कर दो, दो के लिए कर दो, तीन के लिए कर दो, आप जितनों के लिए करोगे उतनी ही सही रहेगा। ओके, तो जो पहली और दूसरी कंडीशन है वो अलग है, तीसरी चौथी पांचवी कंडीशन है वो अलग है। ओके, देखिए करते हैं इनको। जब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड हो तो इनको बारी बारी से लेते हैं। देखिए तो जब x बराबर y हो तो dx y का मान 0, देख लीजिए समीकरण 1 से। अपने वो तीन ऊर्जा याद करनी है, dx y dy z और g x z बोल दो चाहे d z x बोल दो। और जब यहां से हो जाएगा y इज इक्वल टू जेड तो समीकरण 1 में केवल रिप्लेस करना है इनको, क्या हो जाएगा dy z इज इक्वल टू 0। अब इसको चाहे तो आप अपना z इज इक्वल टू x लिख दो, x इज इक्वल टू z लिख दो। तो जब अगर z इज इक्वल टू x हो तो dz(x) इज इक्वल टू 0। इनसे क्या संबंध निकल के आ रहा है, इनसे ये संबंध निकल के आ रहा है कि dxy वो बराबर है dyz प्लस dzx। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि d आपका ये है yz, वो इन दोनों के योग के बराबर है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो अपनी समीकरण थी उसमें जो बराबर वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है जब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। अब लेस देन वाली और होनी चाहिए इनमें से किसी कंडीशन के लिए, तो और बोल देंगे कि यहाँ पे ये आपकी जितनी भी स्थितियां हैं उनमें ये केवल दो कंडीशन संभव है, एक तो बराबर वाली और एक लेस देन वाली। ओके, और ये अपनी जो कंडीशन है वो है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग स्थितियों के लिए इन दो कंडीशन के अलावा कोई सी भी कंडीशन नहीं आनी चाहिए, बराबर और लेस देन, ठीक है। देखिए दूसरी कंडीशन, जब x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z हो, देखिए बारी बारी से। बस समीकरण एक है, उसमें आपको मान देखते जाने और कुछ नहीं है। जब x नॉट इक्वल टू y है dxy का मान 1, जब जो y है वो नॉट इक्वल टू z है, जो dy z है उसका मान 1, और जब z नॉट इक्वल टू x है तो क्या हो जाएगा dzx इज इक्वल टू 1। ओके, तो इस तरीके से केवल आपको समीकरण एक के अकॉर्डिंग मान रखने हैं, हर जैसी भी कंडीशन। ओके, लिखो इसको, दो तीन कंडीशन और है उनके लिए और कर देते हैं।
यहाँ पे कौन सी कंडीशन देखो सेटिस्फाई हो रही है, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी है जेड वाई। इसको चाहे हमारा जेड एक्स लिखो, एक्स जेड लिखो, जो अपना मैन है मैंने उसी के तरीके से इसको लिख दिया है। डी जो वाई जेड है उसको क्या आप कह सकते हो, डी जेड, ये चीज एक ही है। तो ये 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कौन सी कंडीशन सिंपल है, लेस देन वाली। तो जो दूसरी कंडीशन है उसके लिए जो त्रिभुज असमीका की दो कंडीशन थी, लेस देन इक्वल टू, उसमें से कौन सी कंडीशन आएगी, लेस देन वाली कंडीशन आएगी। चाहे आप इसको किसी भी प्रकार से लिखो, डी एक्स वाई लेस देन डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ओके, आप देखो इनको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको डी वाई से जो है इसको लिखोगे डी जेड वाई और इसको डी एक्स से जेड। ओके, अब देखिए तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन जब x इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड। यहाँ से कौन कौन सी कंडीशन हमें देखिए, x इक्वल टू वाई है तो मतलब डी एक्स वाई का मान 1 0, समीकरण 1 से। y not equal to z, d y z इसका मान 1, ये दोनों बराबर है। ये नॉट इक्वल टू तो x भी नॉट इक्वल टू z, x नॉट इक्वल टू z हो तो यहाँ से क्या आएगा, dx z इज इक्वल टू 1। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो dz y, इसको ऐसे भी दे सकते हो डी जेड, ठीक है, आपको जैसे आवश्यकता लगे उस हिसाब से। तो यहाँ से देखो अपन इसको लेके चले, देखो आप शुरू में अगर डी एक्स वाई को लेके चले तो उसी को लेके चलिए ताकि उसे एक संबंध निकल आएगा। ऐसा नहीं कि एक में डी एक्स वाई का मान याद कर लिया, ठीक है, कि भाई ये बराबर है लेस देन, एक में डी एक्स एक को लेके चलिए, चाहे तो आप डी एक्स वाई को लेके चलिए, चाहे आप डी एक्स जेड को लेके चलिए, चाहे आप डी जो आपका वाई जेड है उसको लेके चलिए, किसी को लेके चलिए लेकिन सेम होना चाहिए ताकि थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज नहीं होगा, और तो बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए डी एक्स वाई क्या होना चाहिए, डी एक्स जेड 1 प्लस डी जेड वाई 1, 1 + 1 और ये 0, कौन सी कंडीशन हो जाएगी, लेस देन। यहाँ पे भी ये आ रहा है डी एक्स वाई है वो लेस देन है डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, जो भुजाएं हैं वो समान नहीं होनी चाहिए। ओके, ये आपकी तीसरी कंडीशन है, इसी हिसाब से हो जाएंगे। तरीका आपको समझ में आ गया होगा। जब x नॉट इक्वल टू y इज इक्वल टू z, तो इसमें एक तो सारी कंडीशन x नॉट इक्वल टू y, x नॉट इक्वल टू y तो dx y का मान 1, एक हो जाएगा y इज इक्वल टू z। तो जो डी वाई जेड है उसका मान 0, समीकरण 1 से, और एक कौन सा हो जाएगा, ये दोनों बराबर है, x का मान y के बराबर नहीं है तो इसका मतलब जो z है वो भी x के बराबर नहीं होगा। तो जो dx z है उसका मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
इसको आप डी जेड वाई भी लिख सकते हो, इसको डी जेड एक्स भी लिख सकते हो। देख लीजिए कौन सा संबंध आ रहा है। डी एक्स वाई 1, डी एक्स जेड 1, डी जेड वाई 0, तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0, 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कौन सी कंडीशन, बराबर वाली कंडीशन। क्या इसमें कभी ऐसा आ रहा है कि डी एक्स वाई वो ग्रेटर देन हो रहा है? नहीं है, ठीक है। ओवरऑल है वो केवल 2 कंडीशन। लास्ट हो रहा है, उसको और दिखा देते हैं। एक्स बराबर जेड, इसमें दोनों में नहीं है एक्स बराबर जेड, इसमें भी नहीं था एक्स बराबर जेड, इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं एक्स इज इक्वल टू जेड। डी एक्स जेड का मान 0, जब जेड नॉट इक्वल टू वाई, डी जेड वाई 1, और कौन सा रह गया, यहाँ पे आ जाएगा एक्स नॉट इक्वल टू वाई, डी एक्स वाई का मान। ओके, तो यहाँ पे भी देख लीजिए डी एक्स वाई है वो इन दोनों के योग के बराबर ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार से देख लीजिएगा आप अपनी त्रिभुज समीका ही संतुष्ट होगी। ओके, कंप्लीट कर लो इसको। यहाँ पे भी डी एक्स वाई है वो बराबर होगा डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0, तो बराबर वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो अपनी हर स्थिति में देखो या तो बराबर आ रहा है या लेस देन आ रहा है। प्रत्येक स्थिति में डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, यही अपनी त्रिभुज समीकरण की कंडीशन है। एंड चारों कंडीशन सेटिस्फाई, आर डी एक दूरी समष्टि है। यही प्रूव करना था। आर टी एक दूरी समष्टि है, इसको आप विविध समष्टि भी बोल सकते हो। ओके, क्वेश्चन अच्छा था, समझ में आया होगा। लास्ट वाली कंडीशन है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, और बाकी दूसरी कंडीशन दी गई थी तो तीसरा था उसमें भी 1 0, दोनों कंडीशन में वही होना डी एक्स वाई डी वाई एक्स, पहली कंडीशन में भी 1 0 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लास्ट वाली कंडीशन में थोड़ी सी की प्रॉब्लम हो सकती है, कंडीशन अलग अलग है लेकिन ये सिंपल है, आसान है। देखो आपने देखा इसको, ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए, नेक्स्ट करते हैं फिर।
देखिए नेक्स्ट थ्योरम बिल्कुल आसान सी थ्योरम है, बहुत ही सिंपल सी और है ना छोटी सी थ्योरम है। आपको सोचना पड़ेगा बस खाली, है मात्र इसमें एक ज़्यादा स्टेप नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेप आप उसको सोचना पड़ेगा, इसको शुरू कहाँ से करें, बस दिक्कत ये है। तो देखिएगा आप, यदि अक्ष की एक दूरी समष्टि है, आपको इसने दे दिया है कि अक्ष भी है वो एक दूरी समष्टि है, तो आप m1 m2 m3 m4 जितने भी आपके प्रतिबंध है अऋणात्मकता, संपाति, सममित और त्रिभुज समीकरण, वो आपके दिमाग में अच्छे से होने चाहिए कि आवश्यकता अनुसार अगर अपने को ना जरूरत पड़े तो अपन कौन कौन सी कंडीशन को काम में ले सकते हैं। ओके, इनके बगैर कुछ नहीं हो पाएगा। अब देखिए प्रूफ क्या करवा रहा है उसकी तरफ सोचते हैं। dxy है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है की बात है किससे, dxz माइनस dzy के मापांक से। तो चीजें परिवर्तित हो रही है, फोर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू अक्ष, परिवर्तित कहाँ पे हो रही है, पहली बात तो प्लस की जगह माइनस आ रहा है, फिर आ रहा है मापांक। अगर अपन जो M4 त्रिभुज के समीकरण है उसके बारे में और जो प्रूफ करना है इसके बारे में थोड़ा सा सोचें तो कहाँ अंतर है, वहां इसमें था प्लस, तो ये लेस देन इक्वल टू मापांक भी नहीं था। ओके, तो थोड़ा सा आप सोचिए इसमें शुरू कहाँ से करोगे, क्या इसमें dxy का मान लेके चलोगे आप, क्या इसमें dxz का मान लेके चलोगे, क्या dzy का मान लेके चलोगे। इतना तो कंफर्म है कि अपने को M4 को लेके चलना है, लेकिन M4 में यानी किसको लेके चलोगे। तो देखिए अगर आप यहाँ से इसको लेके चलते हो तो मान क्या आएगा, dxz माइनस प्लस dzy, यहाँ पे क्या रहा है माइनस, तो इसका मतलब यदि आप dxy लेके चलोगे तो ये कंडीशन नहीं आ पाएगी। ओके, अब थोड़ा सा सोचिए, यहाँ पे देखो ये माइनस का मान है, ये लग जाएगा तो प्लस का dxy प्लस dzy, इसको आप ऐसे लिख सकते हो dyz, क्या बचेगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू dxz, यानी dxz हो जाएगा लेस देन इक्वल टू dxy और प्लस dyz। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको सोचना होगा कि यहाँ पे जो तीन मान दिए गए इनमें से कौन सा लेके चलेंगे। ये लेके चलेंगे तो ये इधर आ जाएगा, दो का योग हो जाएगा, तीसरी से ये बड़ा है या बराबर है, और यही अपनी M4 थी। तो थोड़ा सा आपको इसमें सोचना होगा और खुद को डिसाइड करना होगा कि किसको लेके चलना है। तो किसको लेके चलना है अपने को, dxz को लेके चलना है। देखिए अक्ष डी है वो एक दूरी समष्टि है, एंड और वो तीन अवयव है कैपिटल अक्ष में, अक्ष वाई जेड, तो आप काम लेना है M4। तब M4 त्रिभुज S रेखा से मान किसका लिखोगे, dxz, ये आपको अच्छे से पता है क्या मान होगा इसका, dxz क्या हो जाएगा M4 से लेस देन इक्वल टू जो शेष दो रहेंगे dxy और प्लस dyz। अब इनको यदि आपको जैसा चाहिए आप उनको घुमा सकते हो, dyx dzy। ओके, देखिए दो यहाँ पे मान है वो dxy का है, ठीक है, इसका मतलब ये है, ये चेंज है, और यहाँ पे चेंज क्या है, dzy है। तो पहले तो इसको M3 से जो dyz है उसकी जगह लिख देंगे dzy। ओके, देखा बिल्कुल आसान आसान है। dxz, अभी प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये एक समीकरण या असमीकरण का इसको आप बोलो तो क्या आएगी, dxz माइनस dzy लेस देन इक्वल टू dxy।
ओके, ये हो जाएगी अपनी एस सेमी का टेस्ट। ओके, अब देखिए इसका ये है मापांक। तो अगर आप यहीं पे सोच लो, आप इसको एक तो अगर इसका आप बाहर लेके आते हो मापांक से, तो ये हो जाएगा डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई। अब इसको एक प्रकार से और लिख सकते हो, कैसे? यहाँ से आप लोगे कॉमन, माइनस क्या आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, और जो माइनस कॉमन लेते हो वो हो जाएगा प्लस मापांक में। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डी जेड वाई माइनस डी एक्स जेड। ये मतलब होता है मापांक को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपकी बार आप मान ज्ञात करेंगे तो डी जेड वाई माइनस डी एक्स जेड का, डी जेड वाई माइनस डी एक्स का। एक बार फिर से आपको M4 काम में लेनी होगी, M3 काम में लेना होगा, कोई संबंध आ जाएगा और दोनों को मिला के मापांक लिख देंगे। ये संबंध संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, सोचना क्या है? सोचना ये है कि इसको दूसरे प्रकार से आप मापांक में किस प्रकार ले सकते हो। ये पहले आ जाएगा, ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा। अगर इसमें माइनस को मिल लेते हो, बहुत ही सिंपल सी चीज है, मापांक का यदि आपको अर्थ पता है तो देखिए यहाँ से जैसे डी एक्स जेड का मान अपन लेके चलेंगे, उसी प्रकार से मान लेके चलेंगे डी जेड वाई। एक बार फिर से एन कोस की बार किसको लेके चलेंगे, डी जेड वाई। डी जेड वाई क्या होगा अगर एन कोड की बात करें तो? डी जेड एक्स प्लस डी एक्स वाई। अब ये तो देखो आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक जो आपकी भुजा की लंबाई है वो से दो भुजाओं के योग से बराबर होती है या कम होती है। इसी के प्रकार से अक्ष वाई हो, वाई जेड हो, एक्स जेड हो, कुछ भी हो, सभी तरीके से आपको लिखनी आनी चाहिए। ओके, अब देखिए डी जेड वाई क्या चाहिए, डी एक्स जेड। तो सबसे पहले तो इसको रिप्लेस करेंगे। तो आपका डी जेड एक्स था, उसकी जगह लिख दिया डी एक्स जेड एंड एक्स। ठीक है, देख लीजिए इसका कितना सा प्रूफ है, बहुत ही कम है और अच्छी थ्योरम है। थोड़ा सा और मतलब प्रोसेस समझ में आ गया होगा आपके। जो M4 प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको पता लग गया होगा। बस ये जो मान है ये आपको लिखने आनी चाहिए, इनको आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा कि यदि मैं यहाँ पे जो बिंदु ले रहा हूँ एक्स वाई वाई जेड, तो आगे क्या आएगा और संबंध क्या, ये आपको क्लियर करना होगा। और ये तभी क्लियर होगा जब आपकी अच्छे से परिभाषा क्लियर। ओके, लिखो इसको, थोड़ा सा और है, कंप्लीट कर देते हैं। यह इसको क्या लिखोगे, डी जेड वाई इधर आ जाएगा, माइनस का डी एक्स जेड लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। अब ऐसे भी का एक को देखिए, दो को देखिए, लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई सेम है, इधर अंतर है और अंतर है प्लस माइनस का, डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई माइनस डी एक्स जेड। प्लस माइनस है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ से ले लें तो माइनस कॉमन, क्या आ जाएगा, डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई। और दोनों को संयुक्त रूप में आप किस प्रकार लिख सकते हो, मापांक के रूप में अप्लाई कर सकते हो। माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेंगे,
माइनस डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। अब एक और दो में यहाँ पे प्लस का है बाहर और यहाँ पे क्या है माइनस का, तो एक और दो को संयुक्त रूप से क्या लिख सकते हो, डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई का मापांक लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। यहाँ से दो संबंध निकल के आएंगे अगर आप इसको हल करोगे क्या, एक तो ये स्वयं जब बाहर आएगा मापांक से डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई, ऐसे में कहीं कर जाएंगे। और यहाँ पे आप इसमें लेते हो माइनस कॉमन, तो माइनस तो हो जाएगा प्लस बाहर, और यहाँ पे डी जेड वाई बच जाएगा और माइनस डी एक्स जेड बच जाएगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। ओके, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही चीज है डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई का मापांक, ये पूरे का मापांक और एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आ गई होगी, सिंपल सी थ्योरम है, बस जो आपकी M4 प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड है। M3 भी काम में आएगी बीच में, जो सम्मित वाली कंडीशन है। ठीक है, थोड़ा सा आपको देखो इससे पहले वाला भी, जैसे ये मापांक का मोड है, इसका पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ ये है कि जो आप माइनस वाली संख्या है तो वो भी इसमें आ जाती है, प्लस माइनस दोनों आ जाती है, इंक्लूड हो जाती है। तो यहाँ पे अपने पास ये संख्या प्लस में भी है माइनस में भी, इसका मतलब संख्या किस में होगी, मोड में होगी, तब भी संभव होगा। और मोड में होगी तो जो आपको प्रूव करना है वो रिजल्ट आपके सामने होगा। ओके, तो ये कुछ आज की क्लास में क्वेश्चन थे। ठीक है, दोनों एक थ्योरम थी, एक एग्जांपल समझ सकते हो, कुछ भी समझिए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि आपको समझ में आना चाहिए। और अब तक अपनी ये जो दूरी समझती है, इस पे 2 क्लासें हो चुकी हैं और दोनों क्लासों में ही अच्छे क्वेश्चन हुए हैं। ये आपके अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये आप समझ सकते हो कि इसका स्टार्टिंग है, अगर ये आपके समझ में नहीं आया तो इसका आगे का प्रोसेस समझने में थोड़ी सी आपकी परेशानी हो सकती है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इसकी परिभाषा और जो अपन ने पढ़े हैं क्वेश्चन, उनमें कौन कौन सी कंडीशन काम में आई है, कहाँ कहाँ पे अपन ने किस प्रकार परिवर्तन किया है, वो सब आपको पता होना चाहिए। और ये तभी पता होगा जब आप इसको अच्छे माइंड से सेटअप करोगे, पढ़ोगे। ठीक है, तो देख लेना आप इसको, अच्छे से ही आपके समझ में आनी चाहिए। ओके, अभी के लिए इतना ही, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ, नई थ्योरम के साथ, और इनके अनुप्रयोग पढ़ेंगे हम क्या दोहरी समझने में और संभव है। ठीक है, लेकिन इसका जो बेसिक है वो आपके अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो इसकी परिभाषाओं की बात कर लो, चाहे जो अपन ने अब तक पढ़ा है उसकी बात कर लो। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।